जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार राइस के सर में। कैसे है मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। आईटीवी किचन सर्विस 2025 यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। मॉक टेस्ट नंबर एक सॉल्यूशन है वो यहाँ पर हम देखेंगे और सेक्शन वाइज है वो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। सेक्शन वाइज ही है वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है और इसका पैनल का जो पीडीएफ है वो भी आपको जो अपना व्हाट्सअप ग्रुप है आईटीवी किचन सर्विस का उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है और जो बच्चा रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये इसी पैटर्न पर आपका जो रिटन एग्जाम है वो होने वाला है। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले बता देता हूँ कि जो बच्चा अभी पेड टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ा है तो पेड टेस्ट सीरीज से जुड़ सकता है। बम्पर धमाका ऑफर चल रहा है, मात्र 110 रुपये के साथ आप उसके साथ जुड़ सकते हो। इसके अंदर मिनी मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और फुल मॉक टेस्ट भी आपको इसके अंदर शामिल किए गए हैं और आपको मिल जाएगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन वाले बच्चों के लिए है और बम्पर धमाका ऑफर अभी आपका चल रहा है जिसके अंदर टोटल 150 प्लस टेस्ट है वो आपके रहने वाले हैं। इसके अंदर भी आपको हैंड रिटन नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, करंट अफेयर वो सभी इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। और जो टॉपर बच्चा है उसका नोट्स है अभी तैयार हो रहे हैं। जैसे ही टॉपर बच्चे का नोट्स है वो आपका तैयार हो जाता है तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। आइए बात करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए है जीवी मावलंकर, के वेणुगोपाल, सी के दफ्तरी, एम सी सितलवाड़ा। तो इसका आंसर क्या है? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो इसका आंसर है अब हमारा एम सी सितलवाड़ा। तो इसका जो वर्तमान में जो हमारे अटॉर्नी जनरल है वो है वेंकट रमणी। वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी है जो हमारे वर्तमान के अटॉर्नी जनरल है। भारत के पहले महान्यायवादी एम सी सितलवाड़ थे और भारत के वर्तमान अटॉर्नी है आर वेंकट रमणी। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि मुख्य रूप से भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, पश्चिमी घाट में और अपना जो सी ऑप्शन है सुंदरवन में और डी ऑप्शन है अपना भाखड़ा नांगल बांध में। तो ये हमारा पाया जाता है जो मैंग्रोव वन है वो पाया जाता है हमारे सुंदरवन के अंदर है मैंग्रोव वन पाया जाता है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। सुंदरबन है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित गंगा डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है वो सुंदरवन के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पर 2 नंबर पर है वो है अपना भितरकनिका। ये है अपना उड़ीसा में। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो गोदावरी और कृष्णा पर है, यहाँ पर मैंग्रोव वन है वो पाए जाते हैं। बात करते हैं हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन की। भारत में शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई, ओ आईआरडीए और एरिया या फिर सेबी। तो हमारा जो ये करते हैं जो शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाले हैं वो है सेबी। तो इसके बारे में विस्तार से हम देखते हैं कि भारत में शेयर बाजार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी नियंत्रित करता है। सेबी एक नियामक निकाय है जो भारत में पूंजी बाजार को विनियमित करता है और निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। सेबी ही अपना जो भारत में है वो आपका पूंजी नियंत्रित करता है और इसको पूरी तरीके से है देखभाल करता है इसका और इसकी सुरक्षा करता है सेबी। अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो थाईलैंड, भारत, मलेशिया या फिर चीन। तो यहाँ पर आपका के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। करंट अफेयर की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन है वो आपके करंट अफेयर के देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिसंबर का जो करंट अफेयर है 2024 का वो यहाँ पर आपको तैयार करना है। उसके बाद में है वर्तमान तक यानी कि
दिसंबर 2025 तक है वो आपको करंट अफेयर पूरी तरीके से तैयार करके रखना है। इसी के अंदर आपका है ये क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी भारत ने। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं कि भारत 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यह अनूठी पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण के विस्तार के रूप में शुरू हुई है और यह भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित है। ये विस्तार से है और इसका पीडीएफ अपना जो ग्रुप है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। पैनल का पीडीएफ है। 5 नंबर का जो है हमारा, राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति युद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? बिहार के अंदर, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर असम में। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति युद्ध विहार का उद्घाटन किया है महाराष्ट्र के अंदर। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं क्या है ये। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लातूर जिले के उदगीर में नवनिर्मित विश्व शांति युद्ध विहार का उद्घाटन किया है। कौन से जिले में किया है? तो लातूर जिला है महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर ये आपका किया गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? उम्रदराज भारतीय कौन है? अभिषेक शर्मा, अभिमन्यु सिन्हा या शुभम कुमार या सिद्धार्थ अग्रवाल। तो ये जो सबसे ज़्यादा उम्रदराज वाले जो हमारे भारतीय है वो इंग्लिश चैनल को है वो पार करने वाले हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल है। उन्होंने 19 अगस्त 2024 को यह उपलब्धि हासिल की है जब वे 49 वर्ष के थे। इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीकांत विश्वनाथ के नाम से था, जिन्होंने 2018 में 46 वर्ष की आयु में यह कारनामा किया था। यानी कि जो अभी जो श्रीकांत विश्वनाथ का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है सिद्धार्थ अग्रवाल ने, और ये थे आपका 46 साल की एज में, और ये थे जो आपके 49 साल की एज में। नेक्स्ट बात करते हैं आपके कि 7 नंबर का क्वेश्चन है कि किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? जापान, रूस, ईरान और फिलिस्तीन। तो इसमें मिला है जापान को है वो निहोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में है यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला है। और इसके बारे में विस्तार से देखते हैं कि 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को दिया गया है। यह संगठन परमाणु हथियार विरोधी है और हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम पर पीड़ितों हिबाकुसा से बना है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके कि 8 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है? सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है? सांबर झील, रेणुका आर्द्रभूमि या भोज आर्द्रभूमि या सूर सरोवर। तो ये है अपना रेणुका आर्द्रभूमि है। इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। इस भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेंटिलेंट है। इसका क्षेत्रफल है 20 हेक्टेयर है, केवल 20 हेक्टेयर है रेणुका आर्द्रभूमि का, ये आपको ध्यान में रखना है। और 9 नंबर का क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युतीय परियोजनाओं और नदियों का सही जोड़ा है? नाथपा झाखड़ी सतलज पर है, और पांडो है रावी है पर है, पोंग है वो चिन्नाब पर है, भाखड़ा है वो विव्यास पर है। तो ये है अपना ये राइट आंसर है। नाथपा झाखड़ी है ये सतलज पर बना हुआ है। एक एक ऑप्शन के बारे में यहाँ पर हम डिटेल से चर्चा करते हैं। नाथपा झाखड़ी जल विद्युतीय स्टेशन हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित एक बड़ा जल विद्युतीय संयंत्र है। यह 1500 मेगावाट की क्षमता वाला एक भूमिगत जल विद्युतीय संयंत्र है। यह भारत के उत्तरी राज्यों में बिजली की आपूर्ति करता है और देश का चौथा सबसे बड़ा जल विद्युतीय संयंत्र है। यह है अपना नाथपा झाखड़ी है जो जल विद्युतीय स्टेशन है। और बात करते हैं भाखड़ा बांध के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है।
भाखड़ा नांगल बांध है, ये कौन सी नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर आपका स्थित है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है, जो 226 मीटर ऊंचा है। यह बांध सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट बात करते हो तो पांडव है बांध, यह हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बनाया गया है। पांडव है बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये व्यास नदी पर बनाया गया है और हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सतलज नदी पर देहार पावर हाउस में पानी को मोड़ना है। पानी को मोड़ना है, वो है पांडव बांध है, ये काम करता है आपका। उसके बाद में बात करते हैं पोंग बांध। महाराणा प्रताप सागर के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है महाराणा प्रताप सागर बांध। यह व्यास नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये व्यास नदी पर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित यह सिंचाई, जल विद्युत और बाढ़ नियंत्रण सहित कई उद्देश्यों की पूर्ति ये करता है। और चिनाब नदी पर जो परियोजनाएं हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। आपके बगलिहार बांध और सलाल बांध जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर उल्लेखनीय जल विद्युतीय परियोजनाएं हैं। ये परियोजनाएं इस क्षेत्र में बिजली उत्पादन और जल विनिमय के लिए महत्वपूर्ण है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो कोट्टयम या शेरछिप या चम्फाई या फिर है एर्नाकुलम। तो ये है अपना जो है शेरछिप है, जो कि भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना से है। एक क्वेश्चन जरूर हमारा जो एग्जाम में है वो आने वाला है। 2011 की जनगणना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा और बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसका जो टेस्ट है 2011 से संबंधित जो चैप्टर टेस्ट है वो पेयर टेस्ट सीरीज में आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर लगभग जो क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं वो सभी उसके अंदर आपको शामिल किए हुए मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपको जाकर और 2011 की जनगणना उसको क्लियर कर लेना है। अब विस्तार से देखते हैं कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाता है। साक्षर किसे माना जाता है? कि पढ़ और लिख सकता है उसको साक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार शेरछिपू भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला था। शेरछिप भारत के मिजोरम राज्य का एक शहर है। 2011 की में जनगणना के आंकड़ों के अनुसार शेरछिप जिले में औसत साक्षर दर है 98.23%। इसकी साक्षरता दर थी, बहुत ही ज़्यादा इनकी दर है यहाँ पर। और कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद से संबंधित कन्फर्म क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाले। हो सकता है कि जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि शिक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद सॉरी ये 45 है आपका। 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान से संबंधित है। यह राज्य को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पालन करने के लिए दिशा निर्देश है। अनुच्छेद 45 ये आपको विशेषकर याद रखना है। अनुच्छेद 45 के अंदर है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, वो अनुच्छेद 45 के अंदर दिया हुआ है। और अनुच्छेद 45 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संशोधन किया गया है, जिससे अनुच्छेद 21A को जोड़ा, जिससे शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुच्छेद 21A को लागू करता है और 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को शिक्षा के लिए प्रावधान को सुनिश्चित करता है। ये जो हमारा शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बनाया गया 2002 के अंदर और संशोधन किया गया था। 21A को है वो अपना जो 45वां है इसके अंदर जोड़ा गया था, दोनों को एक किया गया था। और यहाँ पर हम बात करते हैं 12 नंबर का कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रदाई और भवभूति। तो जो चंद्रगुप्त का दरबारी कवि था वो था हरिसेन।
इसके बारे में चर्चा करते हैं पूरे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। हरिसेन ने प्रयाग प्रसिद्धि यानी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना की है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय और साम्राज्य विस्तार का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर हम बात करते हैं 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो ये था हमारा जो तात्या टोपे है, उनका नाम था कि रामचंद्र पांडुरंग था। और इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तात्या टोपे है 1857 के विद्रोह भारतीय विद्रोह में एक प्रमुख नेता थे। वास्तविक नाम था इनका रामचंद्र पांडुरंग। और विद्रोह में भूमिका निभाई थी, वे नाना साहब के करीबी सहयोग थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ है गुरिल्ला युद्ध किया था। कौन सा युद्ध किया था? गुरिल्ला युद्ध किया था। बात करते हैं अपना 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पर सिंधु जल संधि समझौता हस्ताक्षर कब हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो ये हुआ था अपना 19 सितंबर 1960 को ये हुआ था अपना समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि सिंधु समझौता जो नदी है बेसिन में बहने वाली नदियों के पानी से जुड़ा है। पानी का उपयोग सिंधु जल संधि के तहत होता है, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। और सितंबर 1960 को है भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत सिंधु और उसकी सहायक नदियों को दोनों को देशों के बीच में विभाजित किया गया था। यानी कितना प्रतिशत है भारत यूज करेगा सिंधु नदी के पानी को और कितना प्रतिशत है वो पाकिस्तान यूज करेगा, ये 1960 के अंदर जो एक संधि हुआ था उसके अंदर ये डिसाइड किया गया था। और भारत में किस दिन को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को है रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में हमने देखा है। और उम्मीद करता हूँ ये थे जो आपके 15 क्वेश्चन थे जो जीके से संबंधित थे। जीके का सेक्शन हमने देखा है। नेक्स्ट जो सेक्शन रहने वाला है वो आपका मैथ से संबंधित रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। और अगर आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने रिटर्न एग्जाम पर जुड़ जाना है। पेड टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत ही शानदार कंटेंट अवेलेबल है, वो ज्वाइन कर और अपने जो रिटर्न एग्जाम को वो बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पर जिन बच्चों का अच्छा स्कोर रहने वाला है उनका फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ ITV किचन सर्विस वाले बच्चों के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, वो सभी बच्चों को ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। उसके अंदर ये आपको पैनल का PDF है वो मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।